हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इंक्लूसिव स्कूल के अंदर आपके साथ पहले मैंने डिसेबिलिटी में कंसेप्ट और नेचर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा जो टॉपिक इसके अंदर है वो है डिसेबल्ड चाइल्ड, जिसमें हम टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। डिसेबिलिटी आपको पता ही है वो क्या होती है। डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जो चाइल्ड या कोई एक पर्सन फेस करता है किसी भी काम को करने में, उसको डिफिकल्टी आती है, उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। कोई बच्चा है क्लासरूम के अंदर, वो कितनी भी कोशिश कर रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि टीचर क्या समझा रही है, वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है, वो बाहर देख रहा है, वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है पढ़ाई के अंदर, तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। वो लर्न नहीं कर पा रहा है क्योंकि अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या बोल सकते हो डिसेबिलिटी है। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं और मेनली मैंने 4 डिसेबिलिटी लिखी है। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग डिसेबिलिटी, दूसरी विजुअल डिसेबिलिटी, फिर हियरिंग डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन। एक और चीज़, जब आप बीएड में मतलब लिखते हैं या काम करते हैं पेपर के वक्त, तो आप ये ज़रूर बबल्स बना के ज़रूर शो करें, बिकॉज इसके मतलब टीचर को साफ सुथरा से समझ में आ जाएगा, देख लेगी वो आराम से, देख लेंगे तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट नंबर मिल जाते हैं उनको ज़्यादा, क्योंकि कोई भी टीचर आपका अंदर का कंटेंट डिटेल में नहीं पढ़ता। वो अगर आपने साफ सुथरा बना के रखा है तो वो वही उसी पे नंबर दे देगा और आगे भी आपने वही चीज़ लिखी होगी, तो थोड़ा मतलब कि टाइम सेविंग हो जाता है ये, और इस हिसाब से चलना चाहिए क्योंकि बीएड का पेपर बहुत ही लंबा आता है। तो अगर आप बबल बना के लिखते हैं तो वहाँ पर सीधा सीधा आपका नंबर मिल जाता है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही मतलब बीएड में किया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको बबल बनाना बनाना, नहीं बनाना मत बनाना, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसा लिखना। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से। बस इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जाके सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करना मत भूलना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब हो गया कि ऐसी डिसेबिलिटी जिसमें चाइल्ड को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, या वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि वो सोचने में, उसको बोलने में, उसको रीड करने में, उसको लिखने में, उसको कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी। ऐसे बच्चों को हम लर्नर डिसेबल चाइल्ड कहते हैं, और मतलब कि इन बच्चों को हम कैटेगराइज किसके अंडर कर देते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर कर देते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। Learning disability is a disability in which a child faces a problem in learning. आई होप ये समझ में आ गया होगा कि चाइल्ड को किसमें प्रॉब्लम आती है, लर्निंग में, वो लर्न नहीं कर पाता। This disability is due to psychological process of not being able to understand or use a language. The child is not able to think, speak, read, write or solve maths problem. ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो सोच नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता, उसको लिखने में, उसको मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, या वो नहीं कर पाता एज कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला है वो है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होती है, प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें मसल कंट्रोल नहीं हो पाता, और जैसे बच्चे को जब वो वॉक कर रहा हो या वो नीचे जा रहा हो डाउन स्टेयर्स, तो उसको प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, या उसे क्लास में भी घूमना हो ना तो उसे प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि मान लो एक बच्चा है, वो क्लासरूम के अंदर उसको यहाँ से वहाँ जाना है और उसको बोला है कि किताब पे लेके जाना है, तो उसके मसल्स जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा अपने मसल्स को, इसलिए वो कहते हैं उसको प्रॉब्लम आती है। इस चीज़ को हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। दूसरा हमारे पास है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें दैट इज रिलेटेड टू राइटिंग। मतलब बच्चा जो है, मतलब टीचर बोल रही है, डिक्टेट कर रही है क्लासरूम के अंदर, और नॉर्मल चाइल्ड क्या है, वो तो लिख लेगा, लेकिन जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है
वो क्या करेंगे, वो ना लिख नहीं पाते, और वो तो टीचर जल्दी जल्दी बोल रही है तो जो नॉर्मल बच्चे हो तो कैच कर ले रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है इनके दिमाग में, इनको लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वही बात हो गई कि उनका उनका मसल काम नहीं कर रहा ना, उनके कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा उनके बॉडी के साथ, इसलिए। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो राइटिंग, उनका उल्टा सीधा राइटिंग लिखेंगे, ठीक है, डिस्टॉर्टेड हैंड राइटिंग हो जाती है उनकी। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया मतलब जहाँ पर बच्चों को कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम आते हैं, मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम वो जल्दी नहीं कर पाते, वो बहुत टाइम लेते हैं मैथ्स की कैलकुलेशन करने में, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो कर ही नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है क्या है क्या नहीं, उनको समझ में ही नहीं आती है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप बोल सकते हो डिस्कैलकुलिया। अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा जो है वो अटेंशन नहीं दे पाता अपने सब्जेक्ट को, या जो क्लासरूम के अंदर जो टीचर पढ़ा रही है उसको, और ओवर एक्साइटेड हो जाता है। मतलब ओवर एक्साइटेड क्यों हो जाता है, मान लो कोई टीचर आई और उन्होंने बोला आज मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगी, तो वो ओवर एक्साइटमेंट शो करते हैं, और बाद में फिर क्या होता है कि वो बहुत कोशिश करते हैं कि मैं अटेंशन दूँ, मतलब मैम जो बोल रही है उसको सुनूं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं वो कहीं और ही ध्यान लगाने लगते हैं अपना, कहीं बाहर देखने लगेंगे, फूल में खो जाएंगे या किसी और चीज़ में खो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब वो बहुत कोशिश तो करते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता, तो ऐसे बच्चों को हम लर्निंग डिसेबल चाइल्ड कहते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं। पहला है हमारे पास डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया प्रॉब्लम विद द मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। डिस्ग्राफिया प्रॉब्लम विद राइटिंग, रिजल्ट्स इन अनयूजुअल एंड डिस्टॉर्टेड हैंडराइटिंग। Dyscalculia difficulty with calculations, and fourth one is attention deficit and hyperactive disorder, जिसमें attention problem होती है, over excitement हो जाता है बच्चों को, जिसकी वजह से वो। अब हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते मसल्स के साथ, और इसलिए कभी कभी वो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लिखेंगे, उनका ध्यान कहीं और होगा। दूसरा, अनेबल टू रिटेन ओरल इंस्ट्रक्शंस, यही कि जो टीचर बोल रही होगी वो लिख नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि वो इतने तेज नहीं है, वो इतने समझदार नहीं, आप नहीं बोल, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उनका माइंड इतना डेवलप्ड नहीं है कि वो इस चीज़ को इतनी जल्दी समझ पाए, ठीक है। तीसरा, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज़ वेरी लो, इसीलिए वो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस भी जल्दी जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो बहुत स्लो है, ठीक है। अनेबल टू सॉल्व सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चंस, पुअर इन मेमोराइजिंग वर्ड्स एंड फ्रेमिंग सेंटेंस, वर्ड को मतलब कि वो याद नहीं कर पाते हैं, जैसे कैट, CAT कैट, DOD डॉग, वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। तो कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और उनको कल फिर नेक्स्ट डे याद नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ाया या क्या चीज़ टीचर ने कराई थी, तो वो जल्दी जल्दी याद नहीं कर पाते, उनको बहुत टाइम लगता है याद करने में। और सेंटेंस जब वो फ्रेम करते हैं तो अनयूजुअल से सेंटेंस बनाने लगेंगे, या वो सेंटेंस ही फ्रेम नहीं कर पाएंगे। ओवर एक्साइटमेंट इज शोन इन द क्लासरूम, समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं क्लासरूम के अंदर। ओरल लैंग्वेज इज मोर वीक देन राइटिंग लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज जो है ऐसे बच्चों की, मतलब जो वो ओरली स्पीक करने की कोशिश, मतलब बोलने की जब कोशिश करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो बोल नहीं पाते हैं, वो अटकते हैं, ठीक है। और राइटिंग लैंग्वेज भी उनकी ऐसी ही होती है। प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम मतलब वो चीज़ को प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी वर्ड होगा, अगर टीचर उसको बोलेगी कि चलो इसे प्रोनाउंस करो, तो वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, तो उनको प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम ऑफ पेइंग अटेंशन इन क्लासरूम वाइल टीचर इज टीचिंग। अब हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन, कि हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करें क्लासरूम के अंदर। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेली मेजरिंग डिवाइस। डायरेक्ट डेली मेजरिंग डिवाइस मतलब कि जो टीचर है वो रोज रोज कुछ ना कुछ बच्चों को देती जाए कोई कंसेप्ट या कोई टॉपिक दे, और उससे मेजर करे कि इस बच्चे ने कितना लर्न किया, कितना इसने समझा। उसको रोज रोज जब टीचर देखेगी ना, और रोज रोज जब कोई एक टॉपिक देगी उसको, और वो नेक्स्ट जब उसे प्रिपेयर करके आएगा, तो टीचर को समझ में आएगा कि शायद उसको इस चीज़ में प्रॉब्लम है या उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो आराम से समझ लेगी, ठीक है। और उसके बाद वो नेसेसरी स्टेप्स लेगी उसके लिए।
नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंटरीज डेवलप्ड बाय टीचर्स। सो ये क्या है, इसका मतलब हो गया कि जब टीचर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको क्या है, प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये लर्न नहीं कर पा रहा, तो क्या है कि टीचर क्या करेगी, मुश्किल से मुश्किल वर्ड्स देगी। पहले तो इजी देगी, फिर मुश्किल वर्ड्स देगी कि इसको बोल के दिखाओ, कैसे बोलोगे उसको। इससे क्या होगा, ये ऐसा टीचर क्यों करती है ऐसे, ताकि बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है, जो उसकी ओरल स्पीकिंग स्किल है, वो इम्प्रूव हो सके, उसकी ओरल लैंग्वेज डेवलप हो सके। ठीक है। फिर तीसरा है डाटा कलेक्शन ऑफ चाइल्ड। डाटा कलेक्शन ऑफ चाइल्ड मतलब मान लो किसी टीचर को समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है, या उसने देख लिया कि ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया, उसने समझा कि ठीक है इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वो डाटा कलेक्ट करेगी उसके बारे में, बच्चे के बारे में जानेगी कि मतलब कहाँ से आता है, क्या इसके फादर का नाम है, मदर कहाँ रहती है या फादर कहाँ रहते हैं, या कहाँ ये रहता है। फैमिली बैकग्राउंड देखेगी कि किस में इसको इंटरेस्ट है, क्या इसके मतलब ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, या कहाँ पर अटेंशन पे नहीं करता है, या फैमिली में कोई ऐसा था जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी जिसकी वजह से इसको भी लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है। और वो कलेक्ट करके फिर ये कंक्लूजन पे आएगी कि ओके मुझे इस हिसाब से अब इस बच्चे को पढ़ाना है क्योंकि उसको ये डिसेबिलिटी है। ये डाटा कलेक्शन क्यों करते हैं, ताकि कंफर्म कर सके कि ओके ये पहले फैमिली प्रॉब्लम थी या नहीं थी। ठीक है। बाय चेकिंग मेमोरी, बिहेवियर, रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम थ्रू टेस्ट। जैसे टीचर क्या कर सकती है, क्लासरूम में टेस्ट ले सकती है, रीडिंग राइटिंग टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, या बच्चे का बिहेवियर देख सकती है वो जब से ग्रुप में बिठाया जा रहा हो, या बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिससे आप बिहेवियर चेक कर सकते हो क्लासरूम के अंदर। तो इन सारे टेस्ट के थ्रू जो टीचर है वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि ठीक है इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। मेरी राइटिंग क्योंकि थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आ रही होगी इसलिए मैंने रीड कर दिया। मैं आइडेंटिफिकेशन दोबारा पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। डायरेक्ट डेली मेजरिंग डिवाइस फर्स्ट, सेकंड इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंटरीज डेवलप्ड बाय टीचर, थर्ड डाटा कलेक्शन ऑफ चाइल्ड, and fourth by checking memory, behavior, reading writing problem through test। अब सेकंड है हमारे पास विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है जो कि आई से रिलेटेड होती है। विजुअल मतलब देखना, और आई रिलेटेड प्रॉब्लम। अब कोई बच्चा कंप्लीटली बचपन से नहीं देख सकता, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो किसी मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इंसिडेंट हो गया या कोई इंजरी हो गई, उसकी वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी लो विजन हो जाती है, तो वो आराम से क्योर किया जा सकता है। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू सी द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम, ही शी इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस। अच्छा, मायोपिया का मतलब हो गया कि मान लो कोई क्लासरूम में बच्चा बैठा है और उसको नज़र नहीं आ रहा कि टीचर ने क्या लिखा है, या कुछ भी किसी बच्चे ने दूसरी चीज़ लिखी हो ब्लैक बोर्ड के अंदर, तो उसे नहीं समझ में आ रहा, उसे नहीं दिख रहा कि क्या लिखा है, उसे क्लियर ही नहीं दिख रहा, तो वो क्या है, उसका मतलब हो गया कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम है और उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और ऐसी डिजीज़ को हम मायोपिया कहते हैं, जिसमें मतलब पास की चीज़ें नहीं दिखती। जब बच्चे को दूर की चीज़ें नहीं दिखती और पास की चीज़ें दिखती हैं तो उसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। एक्चुअली ये साइंस का कंसेप्ट है, तो मैंने ऐसे लिख दिया एग्जांपल। अगर आपको मायोपिया ना लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो कि ही सफरिंग फ्रॉम विजुअल इम्पेयरमेंट या ही सफरिंग फ्रॉम विजुअल डिजीज। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पहले मैं शुरू से पढ़ देती हूँ आपके लिए। विजुअल इम्पेयरमेंट इज अ डिसेबिलिटी रिलेटेड टू आई। It is a disability in which a child is either not able to see the world completely, which means the child is blind, or the child may have low vision, which means it can be cured. Example जैसा मैंने बता दिया। Characteristics इसके क्या हैं? First one is difficulty in identifying what is written on the blackboard or whiteboard। तो जब बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट होती है तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पर उसको समझ नहीं आता, उसको क्लियर नहीं दिखता।
चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो चाहे वो व्हाइट बोर्ड है, उसको नहीं दिखता। ठीक है, बस इतनी सी बात है। दूसरा क्या है, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग स्मॉल डिटेल्स इन पिक्चर्स। जैसे कोई पिक्चर लगा दी, चार्ट पेपर लगा दिया, या स्मार्ट क्लास में टीचर दिखा रही हो कोई चीज़, कोई कंसेप्ट, तो वो छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो पिक्चर्स के अंदर वो नहीं नोटिस कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो नहीं, उनको, उनकी आंखें कमजोर हो रखी हैं, उनको नहीं नजर आ रही है चीजें, तो कैसे नोटिस करेंगे। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा हो कि आपको मतलब आंखों में खुजली हो रही है या रेडनेस हो रही है या बार बार पानी आ रहा है आंखों के अंदर, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि विजुअल इम्पेयरमेंट हो रहा हो या आंखें कमज़ोर हो रही हो। ऐसे में जो आपका नंबर है, आई का नंबर, वो वहीं पर कंट्रोल हो सकता है जब जैसे चश्मा लग जाता है और चश्मे से नंबर कंट्रोल हो जाता है, वरना फिर बाद में दिखाते हैं तो और ज़्यादा बड़ा नंबर लगता है। ठीक है, और ज़्यादा आंखें खराब हो जाती हैं। तो तीसरा हमारे पास है डिफिकल्टी इन रीडिंग बुक्स फ्रॉम नॉर्मल डिस्टेंस। अब नॉर्मल डिस्टेंस पर अगर कोई बुक है रखी हुई तो बच्चा वो रीड ही नहीं कर पाएगा। जैसे बोलते हैं ना टीचर की, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पास लेके जाते हैं किताब को, उसके बाद पढ़ेंगे, तो टीचर क्या बोलते हैं, दूर रख के पढ़ो। वो दूर रख के पढ़ो ऐसा क्यों बोलती है? ताकि बच्चे जो हैं मतलब उनकी आंखों पे चश्मा ना लगे क्योंकि आंखें कमजोर हो जाती है, अगर आप पास से पढ़ते हो ना तो आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे जिनको मतलब नहीं नजर आ रहा है या उनकी आंखें खराब हो रही हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि उनको नॉर्मल डिस्टेंस से तो बुक में क्या लिखा है वो नजर नहीं आएगा, तो वो पास लाकर ना, मतलब पास लाकर ऐसे बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तीसरा हमारे पास है ट्राई टू व्यू ऑब्जेक्ट्स क्लोजली। हाँ, वो चीजों को पास से देखेंगे, ताकि क्योंकि दूर से तो उनको नजर ही नहीं आ रहा, तो पास जाके देखेंगे भी क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें हेडक होता है, उनका या तो आधा सर दुखने लगेगा या पूरा सर दुखने लगेगा। सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब आपको मतलब जब आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं, तो ये फर्स्ट साइन है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है और आंखों में बार बार पानी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं। ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इरेगुलर आई मूवमेंट, आई मूवमेंट मतलब कि जैसे नॉर्मली जब आप चीज़ों को देखते हो तो आपकी मूवमेंट नॉर्मल होती है। बार बार अगर आप ब्लिंक कर रहे हो आइस को, बार बार मतलब प्रेशर डाल रहे हो आइस को, आइस के ऊपर देखने के लिए, इसका मतलब आपकी जो आई मूवमेंट है वो इरेगुलर है। मतलब आपको या तो चीज सामने जो रखी है वो नहीं दिख रही, या तो वो दिख रही है तो क्लियरली नहीं नजर आ रही है आपको। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? यही सबसे पहली चीज जो है मैंने ये लिखी है कि बाय नोटिसिंग फिजिकल एंड बिहेवियरल सिस्टम। ठीक है, सिम्टम्स। पहले तो आप चीज़ों को, जो टीचर है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी? आइडेंटिफिकेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्व करेगी क्लासरूम के अंदर, एज अ टीचर आप ऑब्जर्व करोगे कि किस चाइल्ड को किस चीज़ में डिफिकल्टी आ रही है। मान लो किसी टीचर ने उठाया और बोला कि पढ़ो, बच्चा बार बार आपने नोटिस किया कि इसको एक दिन उठा रही हूँ तो बिल्कुल पास से पढ़ रहा है, दूसरे दिन उठा रही हूँ फिर पास से पढ़ रहा है। मतलब कि बार बार टीचर बोल रही है कि दूर से पढ़ो दूर से पढ़ो, फिर भी वो पास से पढ़ रहा है, या उसको रेगुलर हेडक हो रहा है, या टीचर नोटिस कर रही है, बार बार देख रही है कि बार बार, या अपनी आंखें जो है वो पलके झपका रहा है, बार बार झपका रहा है, रोज रोज इसकी आंखों में रेडनेस आ रही है, पानी आ रहा है आंखों के अंदर, या चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। तो ऐसे में टीचर एक अंदाज़ा लगा लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है ऑब्जर्व करके कि ठीक है, इसको मे बी इसको आई रिलेटेड प्रॉब्लम है। और फिर टीचर जो है वो पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकती है, या उस बच्चे को बता सकती है कि बेटा अपनी आई चेकअप कराओ, या पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकती है कि हाँ इसको डॉक्टर के पास लेके जाइए या दिखाइए। क्योंकि काफ़ी बार बच्चों को बताते हैं तो वो डर जाते हैं, इसलिए पेरेंट्स से कंसल्ट करते हैं ताकि जो पेरेंट्स हैं वो नेसेसरी स्टेप्स ले सकें। तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन। इसमें ए है रेगुलर हेडेक, ये ऑब्जर्व करके ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे एज अ टीचर। Second is regular blinking of eyes. Third, regular redness in eyes. Fourth, regular rubbing eyes. Fifth, watery eyes. Sixth, face problem in identifying object at normal distance. Next, face problem in reading book by keeping book at normal distance. Next one is experience dizziness while reading reading a passage.
सेकेंड चीज जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चों को कि उसको आई रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है, वो है हमारे पास स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट जो है वो आई चार्ट होता है, और ये एक डच ऑप्थोमोलॉजिस्ट थे, हरमन स्नेलन, उन्होंने डिस्कवर किया था। और इस चार्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को, हम बेसिकली बच्चे का विजुअल एक्टिविटी चेक करते हैं, मेजर करते हैं कि उसकी आईज कितनी कमज़ोर हुई हैं या कितनी कमज़ोर नहीं हुई हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर आप देखो, जैसे मैंने EFP, ये TOZ, ये सब जो लिखा है, ये चार्ट पेपर पे होता है। ठीक है, कि मैंने चार्ट बना रखा है। जब आप आई डॉक्टर के पास जाते हो तो कभी देखना कि वो बोलते हैं कि मतलब आगे उनके पास एक स्नेलन चार्ट होता है और वो बोलते हैं कि पढ़ो। तो जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो जहाँ वो रुक रहा है, ठीक है, जहाँ पर भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, मान लो आप 7th लाइन नहीं पढ़ पा रहे हो, जैसे ये FELOPZD ये है, वो पढ़ नहीं पा रहा, तो वो डॉक्टर क्या है, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ठीक है, इसको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब अभी इसकी आंखें ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुई हैं। ठीक है, इसके हिसाब से वो चश्मा बनाएगा। तो मतलब आई पावर के हिसाब से चश्मा बनाया जाता है। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी आंखें कितनी कमज़ोर हुई हैं और आपको कितने नंबर का चश्मा लगना है या कितने नंबर का चश्मा नहीं लगना है, या आपकी आंखें नॉर्मल हैं या नहीं है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। A Snellen chart is an eye chart that can be used to measure the visual activity. It is named by the Dutch ophthalmologist Herman Snellen, who developed the chart in 1862. Normal Snellen chart is printed with 11 lines of block letters. The first line consists of large letters, and then the size goes on decreasing as we move down. तो पहला जो बोर्ड होगा वो बहुत बड़ा लिखा होगा, बड़े साइज में लिखा होगा, और धीरे धीरे जो साइज है वो छोटा होता जाता है। तो जिनकी आंखें नॉर्मल होती हैं वो लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं, जिनकी आंखें नॉर्मल नहीं होती वो, मतलब जिनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, वो लास्ट लाइन मतलब नहीं पढ़ पाएंगे, वो अपने हिसाब से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा डॉक्टर को कि इसको किस नंबर का चश्मा लगना है और किस नंबर का नहीं लगना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट बेसिकली एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे को या तो बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता, और या तो उसको बहुत थोड़ा कम सुनाई देगा। जिनको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता वो उन बच्चों को हम डेफ चाइल्ड कहते हैं, और जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है उनके लिए मशीन्स अवेलेबल हैं, और डॉक्टर उनके अकॉर्डिंगली उनको मशीन्स प्रोवाइड करते हैं। ये सीवियर हो सकता है, मिल्ड भी हो सकता है, और मॉडरेट भी हो सकता है। मिल्ड मतलब जब कान थोड़ा कमज़ोर हो, मतलब ज़्यादा ज़रूरत ना हो। मॉडरेट मतलब ठीक ठीक, और जब ठीक ठीक सुनाई दे रहा हो। और सीवियर जब बहुत ज़्यादा हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, सीवियर कंडीशंस में आपको मशीन्स लगानी पड़ती हैं। तो ये एक कान को भी अफेक्ट कर सकता है या ये दोनों कान को भी अफेक्ट कर सकता है। देखिए, इसीलिए काफ़ी बारी कहा जाता है क्लासरूम के अंदर, टीचर बोलती है या पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आप ईयरफोन्स मत लगाया करो, या जो वो कान में लगा के घूमते हैं वो मत लगाया करो। क्यों नहीं लगाने को कहती हैं? क्योंकि उनको पता है कि हियरिंग प्रॉब्लम होती है कान के अंदर ना, और उससे क्या है, आपकी जो सुनने की शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। तो हमें हमेशा ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जब तक हमें ज़रूरत ना पड़े तब तक हमें ठीक है, गाना सुनने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो मतलब गाना हम ऐसे भी फ़ोन में लगा के भी सुन सकते हैं, या जब तक आपको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तब तक आप ईयरफोन मत यूज़ करो मेरे हिसाब से। तो बाकी ये हियरिंग डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा नंबर में है, और धीरे धीरे इनके केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको सीरियसली नोटिस करना स्टार्ट करें। अब चलिए पढ़ लेते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज अ डिसेबिलिटी इन विच चाइल्ड इज आइदर कम्प्लीटली डेफ और नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली द साउंड्स। इट कैन बी माइल्ड या मिल्ड, moderate and severe. It can affect one or both ears together.
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं देखिए। अटेंशन एंड लिसनिंग डिफिकल्टी। देखिए अटेंशन एंड लिसनिंग डिफिकल्टी मतलब हो गया कि बच्चे को जब सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है, उसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो वो सुनेगा ही नहीं, तो फिर वो अटेंशन कैसे देगा किसी भी चीज़ को। मान लो क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रही है और वो बोल रही है, बच्चे को नहीं समझ में, उसको समझ में कैसे, मान लो उसको सुनाई ही नहीं दे रहा, तो वो कैसे उसको वो अटेंशन कैसे करेगा, फिर अटेंशन कैसे क्रिएट करेगा, वो तो दे ही नहीं पाएगा अटेंशन। टीचर कुछ भी बोल रही हो उससे क्या मतलब है, जब उसको सुनाई ही नहीं दे रहा तो वो कैसे पे करे अटेंशन। तो ऐसे चिल्ड्रन को क्या है, अटेंशन एंड लिसनिंग डिफिकल्टी होती है। जब भी लिसनिंग डिफिकल्टी हो, इसका मतलब है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर ईयर्स देन, बिना टाइम गवाए देन गो टू डॉक्टर एंड इमीडिएटली कंसर्न विद देम। सेकेंड हमारे पास है आस्क अदर चिल्ड्रन टू स्पीक लाउडली एंड क्लियरली। क्या होता है कि जिनको हियरिंग डिसेबिलिटी होती है, वो बच्चे दूसरे बच्चों को बोलते हैं कि थोड़ा जोर से बोल, हैं उनको सुनाई ही नहीं देता क्या बोल रहा है। मान लो मैं बोल रही हूँ कल तो कॉलेज आएगी, और अगली को सुनाई ही नहीं दे रहा, वो बार बार पूछ रही है हैं, जबकि वो पास में बैठी है। तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उसकी ईयर में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब उसको हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को वो दूसरे बच्चों को बोलते हैं कि जोर से बोल, क्लियरली बोल, ठीक है। थर्ड है हमारे पास अवॉइड सोशल गैदरिंग। अवॉइड सोशल गैदरिंग का मतलब हो गया कि ऐसे बच्चे, क्योंकि वो उनको सुनाई नहीं देता, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार मुझे सुनाई नहीं दे रहा, या वो घर में नहीं बताते, तो वो अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग। क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जब मतलब कि मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँगा, मतलब फ्रेंड के साथ बैठ के या कुछ करके, तो वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। इनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है फिर। और ये जो चीज़ है ये बहुत गलत है। आपको फटाफट जब भी कोई चीज़ ऐसी देखो, या अपने अंदर या दूसरों के अंदर, तो उसे बोलो कि ये नॉर्मल चीज़ है, यू कैन कंसल्ट टू डॉक्टर, और मतलब चेकअप करा लें, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलर ईयर इन्फेक्शन। बार बार अगर किसी बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हो रहा है तो ये भी एक साइन है। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू लाउड नॉइज। क्लासरूम के अंदर बहुत शोर मच रहा है, और जो दूसरा बच्चा है उसको मतलब उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है, उसको कोई अफेक्ट ही नहीं कर रही वो चीज़। तो इसका मतलब क्या है कि ही मे सफर फ्रॉम हियरिंग इम्पेयरमेंट। देन नेक्स्ट वन इज फेस बिहेवियर डिफिकल्टीज। बिहेवियर डिफिकल्टीज मतलब कि कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाएगा, कभी कभी उसको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, बिहेवियर चेंज होता रहेगा। उसको क्यों चेंज होता रहेगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा ना कि क्या चल रहा है क्लासरूम में, उसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट टीचर टू रिपीट द क्वेश्चंस और एनी इंस्ट्रक्शन। अगर कोई बच्चा बार बार बोल रहा है मैम रिपीट दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन, कोई टीचर ओरली किसी चीज़ को पढ़ा रही है और कोई भी बच्चा बार बार बोल रहा है, तो उसका मतलब है कि या तो उसकी सुनने की शक्ति कमज़ोर है फर्स्ट थिंग, या तो फिर वो मतलब टीचर के साथ थोड़ा मस्ती वगैरह कर रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर हम सीरियस वे में इसको देखें, कि अगर कोई बच्चा बार बार टीचर को ये बोल रहा है कि मैम प्लीज़ रिपीट करो, और तो इसका मतलब ये है कि टीचर को समझना चाहिए कि शायद इसको अब सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो टीचर को जल्द से जल्द पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए, दूसरे टीचर से बात करनी चाहिए कि क्या ये मेरी क्लास में करता है ऐसे, या आपकी क्लास में भी ऐसे ही करता है। तो ऐसे करते हुए टीचर को समझ में आ जाता है कि शायद इसको हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट है इसका केस स्टडी। केस स्टडी में हम बच्चे की बारे में पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, कि क्या पता उसकी फैमिली में किसी को हियरिंग प्रॉब्लम हो, और उसको भी क्या पता उसी से हियरिंग इश्यूज आ रहे हों। दूसरा ये भी हो सकता है कि ऑब्जर्व करती है टीचर उसकी चीज़ों को क्लासरूम के अंदर, और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करती है। तीसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी चाइल्ड। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो क्लासरूम में तो नहीं होता, लेकिन स्कूल फैकल्टी को ये देखना चाहिए कि हर बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन हो, ताकि हम ये समझ पाएँ कि किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों को, और अगर है
तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसके नेसेसरी स्टेप्स ले सकें। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें जो बच्चे का आईक्यू लेवल होता है वो बिलो 70 होता है, और ऐसे बच्चों को हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। उनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ों को जल्दी कैच नहीं कर पाते, उनको रीडिंग प्रॉब्लम होगी, राइटिंग प्रॉब्लम होगी, वो नॉर्मल बच्चों से बहुत पीछे होते हैं क्योंकि उनका आईक्यू लेवल ही बिलो 70 है। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए एक्चुअली स्कूल शायद अलग होते हैं, और कभी कभी ऐसे बच्चों की आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। आइए पढ़ लेते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, चिल्ड्रन हु आर मेंटली वीकर देन नॉर्मल चाइल्ड are called as mentally retarded children. They have an IQ level less than 70. The child faces a more problem in adjusting day-to-day living as compared to the normal child. पहला characteristics है IQ level is below 70. आई होप कि आप अपने आप लिख सकते हो कि ऐसे बच्चों की जो आईक्यू लेवल है वो 70 के नीचे होता है, और इसकी वजह से क्या है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग थिंग्स। उनको चीज़ें याद नहीं होती, वो सेंटेंस याद नहीं कर पाते, वो वर्ड्स याद नहीं कर पाते क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है लो एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिक अचीवमेंट उनका बहुत लो होता है क्योंकि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, वो याद ही नहीं कर पाते हैं, और उनको लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो एकेडमिकली वो कैसे अचीव कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग। वो कोई इंटरेस्ट नहीं शो करते लर्निंग में क्योंकि उनका जो मेंटल आईक्यू लेवल है वो बहुत कम है, और उनको नॉर्मल सी चीज़ भी, जैसे बहुत नॉर्मल सी सेंटेंस भी अगर लर्न करना हो तो वो बहुत टाइम लेंगे, तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो करते फिर कि मैंने नहीं करना, ये याद ही हो। ठीक है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता लर्न करने में। नेक्स्ट हमारे पास है टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू लर्न स्मॉल सिंपल थिंग, फेस प्रॉब्लम वाइल प्लेइंग और टॉकिंग विद अदर्स। मतलब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, किसी से बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है उनको, खेलने में कोई बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नॉर्मल चाइल्ड के कंपैरिजन में ये बहुत पीछे हैं, बहुत कमज़ोर है, तो इसलिए वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम आती है। वो ज़्यादा बात नहीं करते, चुप चुप ही रहते हैं ऐसे बच्चे। वेरी लेस इंटरेक्शन विद अदर्स। आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम ऐसे कि नोटिसिंग सिम्टम्स शोन बाय द चिल्ड्रंस। वही सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताए, जब एक टीचर इन सारी चीज़ों को नोटिस करता है तो हम पता लगा सकते हैं, या टीचर वो पता लगा सकता है कि child is suffering from mental retardation. Next, case study of every child when did he or she started walking, crawling, talking, standing, etc. etc. मतलब बच्चे के बारे में स्टडी करना कि उसने कब वॉक कर, मतलब अगर किसी के, अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर बच्चे के बारे में उसके बारे में स्टडी करें, तो अगर किसी बच्चे के ऊपर टीचर को थोड़ा सा शक हो रहा है कि शायद ये मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र कर रहा है, ये मेंटल डिसऑर्डर है इसको, या डिसेबिलिटी है, नहीं मेंटल डिसऑर्डर नहीं बोल सकते हम इसको, मेंटल डिसेबिलिटी है, तो टीचर क्या कर सकती है, उसके बारे में स्टडी करेगी, उसके केस को स्टडी करेगी कि कब इसने वॉकिंग स्टार्ट की, और ये कैसे स्टडी करेगी, फैमिली से पूछकर, फैमिली के पास जाकर उनसे बात करके। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ चाइल्ड इन क्लासरूम। टीचर ऑब्जर्व करेगी ये इतना चुप चुप क्यों रहता है, ये हमेशा जब भी मैं इसको बोलती हूँ पढ़ने के लिए तो ये इंटरेस्ट क्यों नहीं शो करता। टीचर को समझ में आ जाता है कि कौन बच्चा इंटरेस्ट शो कर रहा है, कौन सा बच्चा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, या किसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एक छोटे से सिंपल से आंसर को लर्न करने में, या किसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, ठीक है, इंटरेक्ट करने में दूसरे से, या खेलता क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें नोटिस करती है, ऑब्जर्व करती है बिहेवियर चाइल्ड का दूसरे के साथ, और फिर टीचर एक कंक्लूजन पे पहुंचती है। टेकिंग एन अकाउंट इन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ चाइल्ड, और फिर क्या करती है टीचर, अगर किसी पे शक हो जाता है कि शायद ये इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो वो उसका एकेडमिक अचीवमेंट चेक करेगी कि कितने इसके नंबर आए हैं, पीछे कैसा ये पढ़ता था,
या क्या इसके एकेडमिकली इसने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, मतलब इसके कितने अवार्ड्स आए हैं, या किस में पार्टिसिपेट करता था, किस एक्टिविटी में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ये सारी चीज़ें वो पढ़ेगी, नोटिस करेगी और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगी। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।